नमस्कार, मैं योगेश राणा। चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ तस्वीरें बनाई जाती है राजनीतिक पंडितों द्वारा और ये राजनीतिक दलों द्वारा। ये तस्वीरें पूरी तरीके से सच नहीं होती है, लेकिन लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये तस्वीरें बनाई जाती है और जनता तक पहुंचाई जाती है। कर्नाटक का परिणाम आने के बाद भी कई राजनीतिक पंडितों ने, दलों ने ऐसा किया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण तो कभी भाजपा का हुआ ही नहीं, वो सदा कांग्रेस का ही रहा है। 1977 में जब उत्तर भारतीयों ने कांग्रेस को हवा में उड़ा दिया था, उस समय भी दक्षिणी राज्यों ने कांग्रेस का साथ दिया था। जनता पार्टी को देश की जनता ने 543 में से 295 लोकसभा सीटें दी थी और कांग्रेस को 154 पर समेट दिया था। इन 154 सीटों में से 50% से अधिक सीटें दक्षिण से ही कांग्रेस को हासिल हुई थी। रायबरेली से इंदिरा गांधी हार गई और अमेठी से संजय गांधी हार गए थे। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम, नागालैंड, इन जैसे उत्तर भारत के सभी राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो गया था। लेकिन उस समय भी कांग्रेस ने सर्वाधिक 41 सीटें आंध्र प्रदेश से और 26 सीटें कर्नाटक से जीती थी। यह एक तस्वीर है जो पेश कर लोगों को बताई और समझाई जा रही है। इसके मतलब निकाल कर बताए जा रहे हैं। राजनीति के बहुत से पंडित इन आंकड़ों को पेश कर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम का उत्तर भारत में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भाजपा इसको लेकर कोई चिंता में नहीं है, भाजपा पर कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ माह पहले ही देश के बहुत से लोगों ने कांग्रेस को मरा हुआ मान लिया था, लेकिन कांग्रेस ने पहले हिमाचल प्रदेश और इसके बाद 6 माह के भीतर अब कर्नाटक भाजपा से छीन लिया है। मैं एक और बात कहता हूं, हिमाचल प्रदेश भाजपा में संगठन के हिसाब से नंबर 1 जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है और कर्नाटक भाजपा में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले महामंत्री संगठन बीएल संतोष और आरएसएस में नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले का गृह प्रदेश है और यहां पर भाजपा हारी है। राजनीति में इन सब चीजों के बड़े मायने होते हैं। मैं कहता हूं, जनता इसको कितना समझती है और कितना इस पर रिएक्शन होता है, ये सवाल कई बार महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। संगठन में इन सब बातों के बड़े महत्व होते हैं, बड़े मायने होते हैं और ये मायने उस समय और भी अधिक बड़े हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़े गए चुनाव को अपने घर में ही इतने बड़े बड़े लोग बचा नहीं पाए। और इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने अकेले के दम पर 17 के 17 नगर निगमों को जीत लेते हैं और सपा को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं कि सपा को मुसलमान भी उत्तर प्रदेश में छोड़ रहे हैं और दलितों की जो राजनीति कर रहे थे पिछले 6 महीने से, दलित सपा के साथ आते हुए दिखते नहीं हैं। दलित और मुसलमानों का एक गठजोड़ बनने के संकेत दिखते हैं क्योंकि मुसलमान मायावती के पास जाते हुए दिखते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर मुसलमान निर्णायक स्थिति में रहते हैं। विपक्षी दल सपा के अस्तित्व पर ही संकट के बादल खड़े हो गए उत्तर प्रदेश में। इन सब बातों के बड़े मायने हैं। निकट भविष्य में यह भाजपा की अंदरूनी राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत है। समुद्र में जब लहरें उठती है तो किनारा अनजान रहता है, लेकिन जब वो लहरें किनारे पर आती है तो पता चलता है कि लहरें कितनी बड़ी और ताकतवर थी। लहरें आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी ताकत को हमेशा बढ़ाती है और किनारे तक आते आते कई बार किनारे का स्वरूप बदल देती है। यह बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। राजनीति भी अंदरूनी तौर पर इसी तरीके से चलती है। कई बार लहरें दिखती नहीं है और जब वो लहरें बाहर धीरे धीरे आती है तो बड़ा बदलाव करने की वजह बन जाती है। आप एक बात पर और गौर कीजिए, कर्नाटक का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं रहा है। पहली बात, कर्नाटक में भाजपा इकाई में मचे घमासान को अमित शाह जैसे लोग भी नहीं निपटा पाए। कर्नाटक की जो लोकल इकाई है, इस चुनाव को नरेंद्र मोदी का चेहरा भी नहीं जिता पाया है। और दूसरी बात, यह ध्रुवीकरण का चरम था। नरेंद्र मोदी विकास की बात करते करते सीधे बजरंगबली पर आ गए। प्रदेश में मुसलमानों को मिलने वाला 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। इसके बाद भी दलित और अन्य समुदाय ने भाजपा को वोट नहीं दिया। लेकिन मैं केवल इन तथ्यों की बात नहीं कर रहा हूं, इन तथ्यों के अलावा भी बहुत सी बातें हैं। मैं हर समय कहता रहता हूं कि राजनीति परसेप्शन पर चलती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के खिलाफ चुनाव में भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनने लगा है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार पर गंभीर आरोप लगे। 40% की कमीशन की सरकार का आरोप लगा। इस चुनाव से पहले अडानी मोदी कनेक्शन को लेकर खूब हल्ला मचा। आज चुनावी बॉन्ड में जो चंदा मिलता है उसमें 90% भाजपा को मिल रहा है।
लोग सवाल करते हैं कि आखिर कैसे अडानी की संपत्ति इतनी बड़ी होती चली गई है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार किसी भी गंभीर विषय पर मौन हो जाते हैं। वो तब तक नहीं बोलते जब तक मामला किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाता है, या फिर उनके भाजपा के फेवर में नहीं आ जाता है, या फिर लोग उस मुद्दे को भूलने नहीं लगते हैं। यह बात एक बार या दो बार तो समझ में आती है, लेकिन जब इस तरह की बातों पर बार बार एक ही तरह का रवैया अपनाया जाता है, एक ही तरह की पुनरावृत्ति होती है, तो लोग इसको नोटिस करने लगते हैं और भले सार्वजनिक जगह पर नहीं, चौराहों पर नहीं, घरों में चर्चा होने लगती है। और यह जो घरों में चर्चा होती है, इसमें लोगों को खुद भी पता नहीं चलता कि उनकी राय कब बदल गई, उनका मत कब बदल गया। इसीलिए भाजपा को अब दो नीतियों पर काम करना जरूरी हो गया है। एक सत्ता का विकेंद्रीकरण और दूसरा किसी अन्य चेहरे को लेकर अपने वोटर में यह संदेश देना कि दूसरी पीढ़ी तैयार है, ताकि जो कोर वोटर है उसका हौसला ना टूटे, उसके पग डगे ना, वो डगमगाए ना, वरना चिंता बन सकती है। इसीलिए कर्नाटक का परिणाम उत्तर भारत में कितना प्रभाव दिखाएगा यह तो पता नहीं, लेकिन भाजपा की अंदरूनी राजनीति में बदलाव की वजह जरूर बनेगा। यह माना नहीं जाना चाहिए कि इससे भाजपा की अंदरूनी राजनीति में कोई असर पड़ेगा नहीं। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।